हैं जहाँ गांधी जी की प्रतिमा ना हो या जहाँ गांधी का सम्मान ना किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी अखंड से चर्चा हो रही थी, तो यही कह रहे थे अखंड जी कि चाहे वो नेल्सन मंडेला हो या दुनिया के कोई भी जो शांति को अपना माध्यम बनाया लड़ाई को, तो गांधी से ही प्रभावित थे और सभी आज गांधी से प्रभावित हैं। हर कोई अहिंसा चाहता है। ये अलग बात है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अब उनको छोटा करके दिखाया जाने लगा है। अभी हाल ही में एक मैसेज चला कि एक राम ने रावण को मारा और एक राम ने गांधी को मारा। तो आप ऐसा करके भगवान की मानहानि या जो भी है उनकी बेइज्जती तो कर ही रहे हैं। आप गांधी को छोटा करने के चक्कर में राम को नष्ट कर रहे हैं। ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, इसको हमको आपको सबको रोकना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। दरअसल भारत की संस्कृति गांधी की विचारधारा में समाहित होती रही है और समूचा विश्व इसके पक्ष में खड़ा होता है। आज जिन विचारधाराओं ने सारे विश्व को प्रभावित किया है उनमें गांधी की विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि विश्व को युद्ध के रास्ते से विमुख करना है तो यही एक विचारधारा है जो विश्व को शांति का पैगाम दे करके अहिंसा के रास्ते से और पूरे विश्व में अमन चैन ला सकती है, और ये सब मानते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा अखंड प्रताप सिंह जी, हमारे बीच में हैं, वो आए और अपनी बात। माइक की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सम्मानीय मंच एवं सभी साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण विषय पे हम इस संगोष्ठी के लिए एकत्रित हैं यहाँ पर। ये दिन इसलिए विशेष है क्योंकि महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जयंती है और प्रयास का स्थापना दिवस है। मैं यहाँ पर केवल गांधी जी पे बात नहीं करूँगा, मैं प्रयास पे भी बात करना चाहूँगा और करूँगा भी। चाहूँगा क्या, करूँगा ही। ये बड़ी खतरनाक लाइन है आजकल, चाहूँगा फिर आदमी बोलता है उसमें। तो मैंने बोलना, पढ़ना जो भी है, यदि कहा जाए ढंग से कैसे किसी बात को पढ़ें और समझें, वो प्रयास में सीखा आके। मैं कॉलेज के दिनों में था, यूथ फेस्टिवल से शुरुआत हुई। यूथ फेस्टिवल में सीनियर्स को देखते थे कि ये कर रहे हैं और बड़ा इनका मतलब महत्व है, सब लोग इनको पूछते हैं, तो जाया करते थे। और टीआरएस कॉलेज में इतनी भीड़ होती थी कि दर्शक में भी बैठा लें, बहुत बड़ी बात थी। तो दर्शक में बैठे बैठे कभी नंबर आया। एक बार दादा आए हमारे यहाँ, तो सीनियर्स ने बताया कि हिरेन सिंह है, मैं नहीं जानता था कौन है, तो बताया कि बहुत बड़े नाम है, ये सिलेबस वगैरह में है अपने। तो हम ऐसे जान के बात खत्म हो गई। और फिर ऐसा संयोग हुआ कि कुछ और सीनियर बोले कि ये फिल्म बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं से लेके गए थे कि फिल्म बना रहे हैं, चलो चलते हैं वहाँ। तब बहुत फिल्म के विषय में भी कुछ आइडिया नहीं था। गया मैं, दादा के साथ बैठे, बात किए तो अच्छा लगा। फिर मैं अपने हमारे बहुत परम मित्र हैं उनको भी बोला कि यार एक आदमी अच्छी बात करता है, मतलब बात तो अच्छी करता है। तब इतना जुड़ाव नहीं था दादा से, मतलब पहली या दूसरी मुलाकात में मैंने बोला तुमको चलना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में वो पढ़ता था। मैं पढ़ने वाला छात्र नहीं रहा कभी, तो मैं जी चुराता था पढ़ने से, अभी भी। तो उसको मैंने बोला कि तुम पढ़ते हो, तुम्हें मिलना चाहिए उनसे। तो अब वो और हम दोनों लोग जुड़े हैं, मैं बीच बीच में कट जाता हूँ, मतलब फिर पुरानी राहों में चला जाता हूँ, लेकिन वो दादा के साथ लगातार है। अभी हम सबके साथ यहाँ पर नहीं है, गाँव में है अपने। तो जब हम दादा के साथ बैठे और नाटक की रीडिंग होती थी, तो दादा लिखते लिखते हम लोगों से डिस्कस करते थे हमेशा कि ये सीन कैसे आएगा। हम लोग अभी कभी कभी मौका मिलता है, कुछ स्टूडेंट निकले मेरे साथ भी, शैलेंद्र दादा हैं, इनसे भी मैं सीखा हुआ हूँ। और एक नाम और मैं लेना चाहूँगा, हरीश धवन जी का, जो प्रयास में शुरुआत के दिनों में रहे हैं और उनके साथ भी शुरुआत में मैंने काम किया। ये वो नाम है जिनके साथ मैंने शुरू में काम किया, और इन सब ने मुझे चलना, बोलना, खड़े होना सब कुछ सिखाया है। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ जो सिखाया हुआ है, हो सकता है मैं उसको फॉलो न कर रहा हूँ। तो अभी जो कमी देखने को मिल रही है वो ये है कि कोई इतना समय नहीं देना चाहता जितना हिरेन दादा समय देते हैं, प्रयास संस्था समय देती है। किसी भी कलाकार को कहिए या विद्यार्थी कहिए, जो भी सीखने आया है उसके साथ चर्चा ही नहीं हो रही, सीधे किसी भी क्षेत्र में प्रोडक्शन हो रहा है। एक डेट डिसाइड होती है कि इस डेट में प्ले होना है और सीधे कुछ लोगों को तैयार कर दिया जाता है, कर लो। उससे समझ नहीं डेवलप हो रही। मुझे लगता है कि गांधी जी ने भी लगभग, गांधी जी को मैंने देखा नहीं, पढ़ा है। एक व्यक्ति धोती, चप्पल और एक डंडा लेके, और क्या था उनके पास, उसके साथ उन्होंने महात्मा की उपाधि उन्होंने खुद नहीं ली है, दी है लोगों ने। एक ऐसा संत जिसने साम्राज्य हिला दिया, और वो साम्राज्य जो आधे विश्व में राज्य कर रहा था, उसको हिलाने की क्षमता, बिना लड़ाई, बिना झगड़े। उन्होंने बताया कि मौन में क्या ताकत होती है।
अगर वो मौन रख लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। गांधी ने मौन धारण कर लिया है। यहाँ हम चिल्ला के, बोल के और लड़ के निर्णय करना चाहते हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम का रास्ता चुना और उस सत्य, अहिंसा, प्रेम के एक ऐसे दीप जो आज भी अपने प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं, कोई माने या ना माने, उनके ही विचारों को, उनकी ही बातों को लोग अपने नाम से भले कोट कर लें, प्लगरिज्म हटा हटा और ज्ञानी बन जाए। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लिखा गया उनके बारे में, सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं पूरा देश नहीं घुमा हूं, लेकिन जिस तरह अभी माहौल है तो अपने देश से ज्यादा विदेश में पढ़े जा रहे हैं, विदेशों में ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। विदेशों में उनकी मूर्तियां हैं, हो सकता है हमारे यहाँ से ज्यादा अच्छा कार्यक्रम वहां भी हो रहा हो। आप सोचिए, यहीं अभी हम लोग कोई फुहड़ता का कार्यक्रम रख देते तो यहाँ टिकट लगानी पड़ती, टिकट लगानी पड़ जाती कि हमें आने दो, हमें आने दो, सबसे इधर उधर से फोन आ रहे होते। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति पे चर्चा है जिन्होंने हमें ये बोलने की आजादी दी। हम बोल सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं। उस चर्चा में वही लोग आए हैं जो इस बात को समझते हैं कि ये आजादी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बेशक। और लोग ये भी कहने लगे हैं कि गांधी ने किया क्या था। गांधी के विषय में कोई भी कमेंट कर देता है और वो सज्जनता से आज भी सुन रहे हैं, मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते ना, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कल चर्चा हो रही थी पूर्व संध्या पे, तो ये आई थी कि हमें किसी परिचय का मोहताज हम कैसे नहीं होते हैं। आज आप एक डंडा खड़ा कर दीजिए या एक चश्मा रख दीजिए कहीं सिंबल के रूप में, गांधी मान लिया जाएगा गांधी जी की निशानी है। स्वच्छ भारत मिशन में एक चश्मा रहता है, जो उनका लोगो है उसमें एक चश्मा उनका लगाया गया है, वो बताता है कि गांधी जी के प्रतीक है। वो वहां पे गांधी नेतृत्व कर रहे हैं वहां। और उससे ज्यादा महत्व देश में, मतलब जिस व्यक्ति ने कभी विवाद से कोई मतलब हिंसा और उसमें जाने की कोशिश नहीं की, नोट में स्थान है उनका, अपने देश में सबसे महत्वपूर्ण जगह में है, जिसके लिए सारे विवाद हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं और थोड़ा बिखरा हुआ है इधर उधर। मैं चाह रहा हूँ सुनना, और मैं इस समय दादा उतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, और मैं अब लिखने लगा हूँ, थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा है, लेख 1-2 दिन में प्रकाशित होगा वो, तो उनके विषय में लिखा है मैंने कुछ, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तब भटक जाता हूँ, मैं यहाँ से वहां चला जाता हूँ, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ जिससे मारा न जाऊँ। धन्यवाद। अच्छा, माइक ने बहुत अच्छा वक्तव्य अच्छा अखंड भैया ने दिया। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी उन्होंने की कि 2 बड़ी हस्तियों की जयंती तो है ही आज। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, और सत्य अहिंसा के रास्ते, नैतिकता के रास्ते पे हम लोगों को ले जाने वाले महात्मा गांधी। मगर चर्चा प्रयास पर भी होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी प्रेरणा से प्रयास का निर्माण हुआ और जिस विचारधारा को लेकर के प्रयास चल रहा है अनवरत, उस पर बात होनी चाहिए। दरअसल रीवा में जितना भी सांस्कृतिक रंग कर्म का जो भी कुछ हमको दिखाई देता है, उसका बीजारोपण प्रयास संस्था ने किया। और आज तक फिर बहुत सारी संस्थाएं आई और उन्होंने काम किया, लेकिन प्रयास न केवल यहां प्रथम है, बल्कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के आनंद रघुनंदन की तरह हिंदी का पहला नाटक माना गया है। आनंद रघुनंदन को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने माना है। इसी तरह बघेली का प्रथम नाटक लिखने का, फुल लेंथ नाटक प्रस्तुत करने का श्रेय दादा हीरेन सिंह जी को जाता है। तो रीवा 2 मायनों में पूरे हिंदुस्तान से आगे निकल जाता है कि हिंदी का प्रथम नाटक भी हमने दिया है, बघेली का प्रथम नाटक भी हमने दिया है। कौन भूमिते भारी, लोक कथाओं को समेट करके, उनकी गाथाओं को, उसके मर्म को समेट करके और पिरो करके एक ऐसा प्रभावशाली नाटक लिख देना, और लोक भाषा में, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे आपकी लोक भाषा की ताकत ध्वनित होती है सबके सामने कि बघेली क्या है। अगर आपको, हम जैसे मोहताज हो रहे हैं कि बघेली को स्थान नहीं मिल रहा है, बघेली मोहताज हो गई है, दया करो स्थान दो, बघेली मोहताज नहीं। अब विद्वान ये चर्चा करने लगे हैं कि रामचरितमानस में 90% जो शब्द है वो बघेली के, और ये चीज स्वीकार कर रहे हैं कि बघेली की ही कृति है वो रामचरितमानस। और अगर हम इस चीज को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तब तो हम ये कह सकते हैं कि बघेली मोहताज नहीं है। जिसने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया है, यहीं पर चित्रकूट बांदा में बैठ करके गांधी तुलसी बब्बा जी ने वो ग्रंथ रचा, महाकाव्य रचा। तो जिस बोली में ऐसा प्रताप, ऐसी काबिलियत हो कि वो एक महाकाव्य आपको दे सके जो घर घर में है,
वो किसी दया की मोहताज नहीं। और बिल्कुल यही बात मैं कहता हूं जो बघेली का प्रथम नाटक है, कौन घूमते भारी। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। इसकी प्रस्तुति मैंने देखी थी मेडिकल ऑडिटोरियम में। मैं खुद इन चीजों से जुड़ा हुआ था और सारी जो साहित्य के और रंग कर्म के और जो संगीत के, इन सारी चीजों में अपने आप को शामिल कर लेता था। और मैं गया ये सुन के कि बघेली का प्रथम नाटक, और यकीन मानिए कि चमत्कृत होकर के जिस मुद्रा में मैंने हॉल में जाकर के अपनी सीट ग्रहण की और बैठा और नाटक शुरू हुआ, उस मुद्रा को मैं भंग नहीं कर पाया। इतना सम्मोहन उस नाटक में। और जब वो नाटक खत्म हुआ है, मेरे अविरल आंसू बह रहे थे, अविरल। और मुझे भान नहीं था कि मेरे आसपास कौन है क्या है। हीरेन दादा को इतना उस समय हमारा रिश्ता करीबी नहीं था। वो भी हमको केवल हाँ जानते थे कि हाँ ये है कविता के क्षेत्र में, मैं भी ये जानता था कि हाँ रंग कर्म के क्षेत्र में। मगर उस प्रस्तुति के बाद जब मैं इनके सामने पहुंचा तो मेरी आंसू धाराएं बह रही, कुछ बोल नहीं पाया। गया हूं, लिपट गया हूं इनसे और फपक फपक के रोने। मैंने महसूस किया कि सचमुच उस नाटक ने मुझे सारी चीजें भुला दी थी। वो वक्त, वो जगह, वो सबसे मैं बाहर हो गया था और मैं उस कालखंड में पहुंच गया था जिस कालखंड को लेकर के वो नाटक रचा। उस भावभूमि में मैं बिल्कुल उसमें विह्वल था। और उसके बाद मेरे पास शब्द नहीं थे और किसी के पास हो भी नहीं सकते। जब भावना का प्रवाह इतना प्रबल हो जाता है तो शब्द आपका साथ नहीं देते। तो मैं बधाई देता हूं सबसे पहले हीरेन दादा को कि इतना प्रभावी नाटक उन्होंने सोचा, लिखा और प्रस्तुत किया। ये हमारे रीवा के लिए गौरव की बात है, ये देश के लिए गौरव की बात है। प्रयास के रास्ते में बहुत सारे पड़ाव आए। उन्होंने हिंदी से शुरुआत करी और फिर बघेली को ले जाकर के उस समय किया जब कोई बघेली की चर्चा ही नहीं करता। अब तो चर्चा क्या, अब तो होड़ लगी है कि मैं ही हूं। क्षमा चाहता हूं, मगर हाँ, लेकिन वो दिनांक, वो वातावरण, वो कालखंड, वो आपकी प्रस्तुति, आपका प्रयास, वो प्रमाणित करते हैं चीजें कि क्या है। मैं अगले वक्ता के रूप में विजय भैया हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े रहे हैं और हम उनके साथ आने वाले बहुत लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं। वो ऐसे प्रयासों में लगे हुए हैं। तो जो उनकी भावनाएं हैं आने वाले समय को लेकर के कि हम ये करना चाहते हैं फिल्मों के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में या अन्य और विधाओं में, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं क्योंकि प्रयास कुछ अपने इन्हीं सारे लोगों से संपूर्ण होता है। आदरणीय विजय जी, आप सबको सादर नमस्कार। जैसा कि मैं प्रयास से पिछले 4-5 सालों से रूबरू हुआ और फिर मुझे लगातार दादा के साथ काम करने का अवसर मिला, तो मैंने जो आपने अभी नाटक की बात करी थी कौन घूमते भारी, उसकी जब राइटिंग कर रहा था मैं, तो मुझे आभास हुआ कि ये कोई नाटक तक सीमित नहीं है। अगर हम इसको फिल्मों में ले जाएं तो इसकी कहानी इतनी व्यापक है कि इसमें आप बड़ी से बड़ी सीरीज भी बना सकते हैं। उसमें जो 2-3 दृश्य हैं, पहला तो ठगों का जो ग्रुप था वो बड़ा जबरदस्त था। उस तरह की सोच की पहले इस तरह के जो ठग हुआ करते थे कि आपको बातों बातों में उलझा लिया करते थे और फिर आपको ठग लेते थे, आपको पता नहीं लगता था कि कैसे ठग लिया। और उसका आखिरी सीन जो एक पिता और माँ इतने क्रूर हो जाते हैं कि अपने बेटे की ही हत्या कर देते हैं। उन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि ये अपने बेटे की ही हत्या कर रहे हैं। वो सिर्फ लूटपाट की नियत में अपने बेटे को ही मार देते हैं और बाद में उन्हें जब आभास होता है कि मैंने तो अपने बेटे को मार दिया, वो भी इकलौता बेटा था जो उनके लिए ढेर सारी दौलत कमा कर लाया, तो वो वाकई में बड़ा मार्मिक था। और वो पूरा नाटक लिखने और सोचने में काफी दिमाग लगा होगा और उस तरह का दिमाग पाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। मैं तो यही मानूंगा कि उस तरह के नाटक इस क्षेत्र में अभी तक नहीं आए और अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर वो काफी दूर तक जाए। शुक्रिया आप सब लोगों ने बुलाया। हमने प्रयास के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रयास की शुरुआत की बात करी, क्या क्या चीजें पार करके प्रयास यहाँ पर पहुंचा और क्या सोच रहा है, उसको और अच्छे से जानने के लिए कि ये प्रयास कहां तक पहुंचने का प्रयास है
जो देश की और बघेली संस्कृति को लेकर के वैश्विक हो जाना चाहता है। मैं आपकी तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा आदरणीय दादा भाई हीरेन सिंह जी को कि वो आए और अपनी बात करें। एक बिटिया बैठी हुई है स्वर्णिमा, हाँ, और मुझे लगता है कि इस ओर जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से ही अंतिम नाम है। इसके बाद हम मंच की ओर मुखातिब होंगे। स्वर्णिमा को आपकी तालियों के बीच में बुलाना चाहता हूँ कि वो आए। हाँ, सबको नमस्कार। तो गांधी जी पे बोलने के लिए बोला गया था मेरे को, तो मैंने उतना ही प्रिपेयर किया है। मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं मैंने अभी। तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में जो गांधी का जैसा छवि बनाई गई है और क्रिटिसिज्म है, उसको लेके मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरे को लगता है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है और उसके बारे में ही बात होनी चाहिए। तो उसके बाद हम उनकी जो इंटेलेक्चुअल बातें थी उसके बारे में बात करेंगे, और अभी के तब की सिचुएशन क्या थी, फिर उसके बाद उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ, फिर उनकी अप्रोच और प्रेम पे गांधी क्या सोचते थे उसके बारे में बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा मुझे जरूरी लगता है। तो अभी के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स जो है उसमें बेसिकली अभी की जो पॉलिटिक्स है, जितना मैं समझती हूँ, वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है अगर हम समझें तो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि गांधी बस को क्रिटिसाइज किया जाता है, मेरे को लगता है कि आज के टाइम में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है, जो मुझे लगता है इससे पहले इतना नहीं था जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और ये कहीं ना कहीं विक्टिम बेस्ड पॉलिटिक्स दिखाता है कि आप अपनी सिचुएशन से बचने के लिए पीछे की ओर जाते हैं और लीडर्स को उसमें लपेटते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। और इसमें जो हालांकि व्हाट्सएप वगैरह पे जो इमेजेस वगैरह आती रहती है उस पर मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही छिछला है, उस पर बात होनी ही नहीं चाहिए मेरे को लगता है। उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है वो सब बहुत फालतू बात है। हाँ, जो मुझे लगता है कि ठीक है ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस पे बात हो सकती है, वो मेरे को ये लगता है कि जो कहते हैं कि गांधी की जो आइडियोलॉजी थी वो डरपोक आइडियोलॉजी थी। और मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से कहती हूँ, मेरे को भी कई टाइम तक, जब हालांकि मैं तो अभी भी बच्ची ही हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा और यंग थी तो मुझे लगता था कि हाँ ऐसे कैसे कि बोल दिया भाई, थप्पड़ खा लो ये वो, तो मुझे भी थोड़ा ये खटकता था। पर मैंने जब पढ़ना शुरू किया और जब एक्सपीरियंसेस लिए तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, गांधी वॉज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर थे गांधी। गांधी ने एक बात कही थी कि अगर आप वॉयलेंस में और डरपोक होने में, यानी हिंसक होने में और डरपोक होने में कुछ चुन सकते हैं तो आप हिंसक होना चुनिए, लेकिन अगर आप करेजियस हैं तो फिर आप नॉन वॉयलेंस चुनिए। इसका मतलब ये है कि गांधी उस वक्त के हालात समझ रहे थे कि वो हालात कैसे थे। अगर एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म होता है इंसान में, इस पॉलिटिक्स भी इस पे बहुत चलती है कि आप लोगों को, अगर आप उनके मिनिमम नीड्स जो रोटी कपड़ा मकान है उसको पूरा नहीं करेंगे तो वो बौद्धिक बातें वो कर भी नहीं पाएंगे, वो करेंगे ही नहीं, उनका ध्यान कॉन्शियस नीचे सेंटर है। तो वो गांधी समझ रहे थे ना कि मैं इनसे क्या बात करूंगा, कि चलो लड़ लो मार खा जाओ, वो पॉसिबल नहीं था। गांधी वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग, और ये उसमें इसलिए ये क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल ही खारिज हो जाता है, क्योंकि जो गांधी का नॉन वायलेंस है वो करेज से निकलता है। आप खुद देखिए कि कितना आसान होता है। गांधी उस सिचुएशन में थे, गांधी पावरफुल थे भाई, वो साउथ अफ्रीका, वो लंदन से पढ़ के आए थे, वो चाहते तो वो वहीं रह सकते थे और उनके पास थी पावर, वो लड़ सकते थे। एक और बात मैं करना चाहूंगी कि जो उस टाइम का जो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग था, मोस्टली वो बाहर से पढ़ के आए थे, वेस्टर्न उन्होंने एजुकेशन ली हुई थी। जो हमारे गांधी लंदन गए थे 2 बार, एक तो उनकी जो पढ़ाई हुई थी 45 साल आई थिंक उनकी एज थी जब वो वापस आए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, गांधी गए थे, बैरिस्टर थे गांधी, अच्छी खासी उनकी बैरिस्ट्री चल रही थी, सब लोग बैठे हुए थे वहां पे और गांधी सब बढ़िया कोर्ट वोट में बैठे थे और गांधी एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, धोती पहन के जाते हैं वो, और उनके उससे वो कोर्ट वाले इनसिक्योर हो जाते हैं। तो पावर थी, गांधी की पर्सनैलिटी में पावर थी और पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया उन्होंने, चाहते तो आराम से रह सकते थे, तो वो बात हमें समझनी चाहिए। और प्रेम के विषय में गांधी एक बात कहते हैं कि लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स बट इट इज द हम्बलेस्ट इमेजिनेबल, यानी प्रेम जो है वो सबसे ताकतवर वस्तु है लेकिन वो अपने अस्तित्व में सबसे ज्यादा हम्बल है। ये पैराडॉक्स है, मतलब विरोधाभास है। तो और अहिंसा गांधी की यही है, गांधी की अहिंसा कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर है और गांधी को पढ़ाना जरूरी है, गांधी को समझना जरूरी है। आज के कॉन्टेक्स्ट में जो लीडर्स उनको कहते हैं, अगर वो गांधी के इतने भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है।
ये अच्छा लगा कि आज की युवा पीढ़ी गांधी को किस तरह से देख रही है और कितना अडॉप्ट कर रही है। गांधी, मैंने पहले निवेदन किया कि गांधी उनके अंदर भी है जो गांधी का विरोध करते हैं, और गांधी दर्शन को लेकर के वो उस वक्त उसमें शामिल हो जाते हैं, अपने को शामिल कर देते हैं जब वो खुद मुसीबत में होते हैं। तब वो चाहते हैं कि उनके साथ हिंसा ना हो, उनके साथ बदतमीजियां ना हो, तब फिर वो गांधी दर्शन में आते हैं। मगर अभी उनको अपना प्रभाव जमाना है, अपनी सारी चीजें अपने बस में करनी है, येन केन प्रकारेण, तो वो कुछ भी करने पर आमादा। बहरहाल हम सब की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और तालियां एक बार सचमुच। और अब मैं मंच की ओर आप सबको ले चलता हूं, और प्रयास का जो ये सफर रहा, ये कैसा रहा, क्या क्या अवरोध आए और कितने लोग जुड़े, और आज की क्या स्थिति और आगे सपने क्या है। इस स्थापना दिवस पर एक अपने जो पीछे गुजर गया है उसका अवलोकन भी, और आगे जो चलना है उसको भी हम अपनी बातों में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हम बुलाना चाहते हैं प्रयास के संस्थापक अध्यक्ष दादा भाई हीरन जी। मतलब अभी निराशा की कोई बात है नहीं। स्वर्णिमा जैसे बोल रही हैं, यूथ जो है बहुत सब कुछ जान रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है और खोज रहा है। हाँ 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 हाँ, ये बात भी है, पर कुछ लोग हैं, उम्मीद हमको रखनी चाहिए। हाँ, और क्या है कि थोड़े से लोग होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे होते हैं कि सूरज की तरफ लालटेन लेके भी चलते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, मौजूद रहेंगी और चलते रहना है। थोड़ा सा बापू के बारे में कि गांधी जी से मैं कोई वादी तो कोई कुछ भी किसी वाद में नहीं हूँ मैं। एक ज़रूरी बात जो मुझे लगती है कि स्वतंत्र चेतना भी ज़रूरी है कि आप इधर भी देख सकें, उधर भी देख सकें। आप जब एक तरफ हो जाते हैं तब मुश्किलें बढ़ जाती, कोई रेफरेंस नहीं बचता आपके पास। तो 2 अक्टूबर 1969 1869 पोरबंदर में जन्म हुआ। डरते थे, बहुत घबराते थे, बादल गरजते थे तो छुप जाते थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद लिखी, अपनी सारी कमजोरियों को लिखा। जैसे बताया, एक तो मुझे अवकाश मिल गया, बीच में आपने दे दिया तो मैंने सुन लिया, तो उससे कुछ जुगाड़ शब्द मुझे भी मिल गए कि मैं कुछ कह सकूं। और 18 बरस की उम्र में 1888 में वो लंदन गए थे पढ़ने, वकालत पढ़ने गए। वहाँ से फिर बाद में लौट के जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वो वही एक अंधेरा था, वो एक अंधेरी रात थी कि जिस दिन गांधी यात्रा पर थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और बीच में उनको ट्रेन से, बहुत मशहूर ये वाकया है जिसको लोग जानते हैं, कि उन्होंने कहा कि पहले दर्जे का टिकट है, पर उनको कहा कि तुम इसमें बैठने लायक नहीं हो, काले लोग हो, और उनका सामान फेंक दिया गया। ठंड में ठिठुरते वो रात को अपमान में बैठे रहे, और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, वो देख रहे थे कि पूरा देश यही भुगत रहा है। तो जो दोयम दर्जे का आदमी है, उसके लिए जो कार्ड इशू हुए थे कि तुम काले हो, कुली हो, लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने, और कोई हिम्मत नहीं कर सकता, इतनी भयानक फोर्स थी और इतने ताकतवर सत्ता थी वो।
ब्रिटेन की, उन्होंने वहाँ जो है सारे कार्ड दक्षिण अफ्रीका में जलाने शुरू किए और लोग जुटते चले गए। बहुत बहादुर थे जो कहते हैं, वो सही बात कह रही हैं आप। आपने कहा है कि करो या मरो, डू और डाई, इस तरह का जो नारा है इसमें बहुत ताकत है। वो क्या था कि यूरोप में जितने दिन रहे उन्होंने, उनका एक्सपोजर था, वो उनको ठीक से समझते थे कि वो किस तरह से काम करने वाले लोग हैं, क्या इनके विचार हैं, तो उनकी गणित वो समझते थे और वो सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत मैच्योर आदमी थे, तो इसलिए जब लौट के आए तो सारी स्ट्रेटेजी उनकी उसी तरह से थी, उन चीज़ों को समझ कर। पहले ये हुआ था 1857 वगैरह में कि तोप में बांधकर सीधे सीधे बाप बेटों को उड़ा दिया गया था, रघुराज शाह और शंकर शाह, सीधे मार दिया जाता। और वो समझ रहे थे कि कैसे पहले तो हिंदुस्तानी जुटे जो सो रहे थे, वो लड़ रहे थे, वो अपने तरीके से लड़ रहे थे उनको, लेकिन और तरह की अवेयरनेस नहीं थी। बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई थी उस टाइम की पब्लिक को, उस टाइम के लोग। तो गांधी ने उन सबको जोड़ा, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने परिष्कार किया एक तरह से, लोग यात्राएं की। और ये बात यही है कि मैं जब ये 2 अक्टूबर का दिन आता था तो इमोशनल इसलिए हो जाते थे कि मुझे मेरी माँ कहानी बताया करती थी। हमने गांधी को नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने गांधी को देखा उनको हमने देखा, और उससे रोंगटे खड़े, सिहरन होती है इस चीज़ को महसूस करके। मैं इस तरह से उनको फील करता, क्योंकि वो बताती थी कि जब छुट्टी हुई थी स्कूल की तो हमारे यहाँ 3 दिन खाना नहीं बना। इतना प्रभाव था। कुछ जो राजा थे, रजवाड़े थे, वो नाराज थे कि उनकी सत्ता लेने में गांधी का हाथ। किसी को कुछ दिक्कत हो तो सब सीधे गांधी को ब्लेम करते थे, क्योंकि बदल वही रहे थे असल में चीज़ों को। और किसी से उनकी सब उनका आदर करते थे। सुभाष चंद्र बोस हो, जिनको आज दुश्मन बताया जाता है कि गांधी के दुश्मन थे, सरदार पटेल थे, तो सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि गांधी क्या है। बहरहाल मैं प्रयास की जो बात कही आपने, तो कोठी कंपाउंड में एक बहुत बड़ा इंदारा हुआ करता था, कुआं जिसको इंदारा कहते हैं, बघेलखंड। वहाँ पे हम 3-4 लोग बैठे हुए थे, 5 लोग। आने वाला था कि संस्था गठित करते हैं, कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करें, ऑर्केस्ट्रा पार्टी बनाएं, हर तरह की चीज़ सोच रहे थे। क्योंकि मैं दिल्ली में थोड़ा गया था, और जब 8वीं दर्जे में पढ़ता था तो वहाँ मैंने अमरीश पुरी साहब को, नसीरुद्दीन शाह को, इन सबको देखा हुआ था मंडी हाउस में। तो वो लगता था कि ये लोग भी कुछ करते हैं, इस तरह नाटक देखे थे हम। पर हम लोग फिल्मी आदमी थे उस टाइम, धर्मेंद्र की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो कहते थे कि नहीं नहीं, वो मामा जी कहते थे कि नहीं नाटक देखो। 1-2 नाटक देख के आए थे, तो लगा कि एक ग्रुप बनाएंगे। तब यहाँ नाटकों की उस तरह से चर्चा, कोई ग्रुप नहीं था। जो लोग कर रहे थे वो स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसे करते थे, या कला पथक था। तो वहाँ पे मैं, राजाजी राव, संजीव श्रीवास्तव, कौशल, इस तरह 4-5 लोग बैठे हुए थे, और हम लोगों ने कहा कि यार संस्था बनाते हैं, अपन कुछ करेंगे। तो ठीक है, फिर हमने कहा कि अभी, लेकिन एक तारीख आ रही थी सामने 2 अक्टूबर के, उस दिन बैठते हैं, वो याद भी रहेगा कि प्रयास इस दिन शुरू हुआ। 2 अक्टूबर बापू से जुड़ जाएगा, और हमारी उस तरह की संवेदनाएं भी थी उनको लेकर। तो वो संस्था गठित हो गई, ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम किए, छोटे मोटे नाटक किए, स्ट्रीट प्लेस किए, और फिर ये यात्रा शुरू हुई। तो अब 45 वर्ष हो गए लगभग चलते चलते। तो बहुत निरंतर चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी दिक्कतें आई, पर बहुत सारे ग्रुप मिले, छूटे, साथ में काम किया, 2-3 प्लेस किए, फिर चले गए, फिर ग्रुप आया, फिर चले गए। और बहुत सारे और भी कारण थे कि कुछ संस्थाएं जैसे गठित हुई से अलग हो के भी और बनी, वो सब काम कर रहे हैं, पर बहरहाल एक शुरुआत हो गई। बघेली में नाटकों की बात हो रही है, तो बघेली होली में नाटक करना जो है, मुझे, मेरे कहते हैं ना कि
गुरु के तौर पे किसी को मैं ऐसे देखता था तो हबीब तनवीर साहब को देखता। उनके नाटक देखे थे छत्तीसगढ़ी में, तो मुझे लगता था कि जब छत्तीसगढ़ी के जो नाटक हैं वो मेलबोर्न में हो सकते हैं, फ्रांस में हो सकते हैं, पूरी दुनिया में हो सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता बघेली में। और बघेली में जब जो नाटक होते थे स्कूल कॉलेजेस में, तो उसमें कोई एक चौकीदार होता था, एक रामू नौकर करके होता था, वो बघेली बोलता था। स्वाभिमान के साथ कभी नहीं बोली जाती थी, वो एक हंसी मजाक के तरह से उसको लिया जाता और लगता था इसकी ध्वनियाँ इतनी सुंदर है। जैसे बुंदेली है, बघेली है, हिंदुली है, इसमें एक लिरिकल, एक मतलब एक धुन है, एक लय है, सूक्ष्म अभिव्यक्ति की सारी चीज़ें। तो फिर नाटक करने की शुरुआत हुई, लिखा, और वो पहला प्ले कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। सारे लोग जुटते गए अपने आप, जो लोग जाते थे, कोई टीम नहीं थी, हम जाते थे, कुछ एक रिक्शे वाला बैठा हुआ, उससे बात करते थे, खुमरी दे दो तो इसको लगा के ऐड देखते हैं हम, कॉस्ट्यूम ऐसी जोड़ी हमने, और लोगों से जो रास्ते में मिलते थे वहाँ से लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। गांव के कुछ लोगों को लेके आए, कुछ शहर के लोग हुए, तो वो बघेली का पहला नाटक इत्तेफाक से वो बहुत हिट रहा, हाउसफुल था, आप थे, और उसके 2 शो लगातार हुए उन्हीं दिनों। फिर एक शुरुआत हो गई कि बघेली में नाटक हो सकते हैं, तो नाटक लिखे गए हैं, और अभी एक चौथा प्ले जो लिखा गया है उस पर अभी हम लोग आगे शो करेंगे। इतना वक्त बीत गया है, वो सारे एक्टर वो सब पता नहीं कौन कहाँ है, पर एक उम्मीद रहती है कि लोग हर जगह कलाकार होते हैं, और कोशिश करेंगे, आप सब इतने लोग मौजूद हैं, हम कुछ नया कर लेंगे फिर से, और इसमें बढ़ेंगे आगे। रंगमंच बहुत ज़रूरी है, बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्म भी है, और आज तो बापू के लिए सारा प्रयास जो है वो तो चलता रहेगा, बापू भी साथ रहेंगे, ये हम मानते हैं, उनको महसूस करते हैं हम आज इतने दिनों बाद भी। उनको नहीं भुलाया जा सकता, कोई ताकत नहीं मिटा सकती। वो ऐसा होता है ना कि एक अगिन पाखी होता है, अगिन पाखी आग से जल जाता है, रोमन स्टोरी है इस तरह से कि वो फिनिक्स पंछी जो होता है तो जलता है, और अपनी राख से, अपनी जिज्विषा के जरिए फिर अपना शरीर बना लेता है, और सूरज की तरफ उड़ता चला जाता है। तो वो तो सूरज हैं, गांधी सूरज हैं, हम लोग जो आने वाले लोग हैं सूरजमुखी। थैंक यू। जब बोल रहे थे तो लग रहा था कि सुनते जाएं। 4 दशक का जो अनुभव है, जब वो बोलता है तो केवल सुनते ही रहने का मन करता है। और सचमुच उन्होंने जो प्रयास की स्थापना की, इस दिन को की, मुझे लगता है कि गांधी की विचारधारा यदि मूर्त रूप लेती है तो प्रयास ही बनती है फिर, और ये प्रयास सदा रहेगा, इसलिए कि इस विचारधारा को मिटाना आसान नहीं। और अब हमारे बीच में आदरणीय दादा भाई देवेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी को मैं चाहूंगा इसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन हम सुन करके और आज की इस गोष्ठी को विराम देंगे। आदरणीय सत्येंद्र भैया, हमारे जो प्रयास के संस्थापक हैं धीरेन्द्र सिंह जी, रंजना मैडम, शायद मैं भूल नहीं कर रहा हूँ नाम लेने में, तो और जो उपस्थित हैं हमारे नाटक के प्रेमी और नाटक के कलाकार, इनको बहुत बहुत साधुवाद। इन लोगों ने आज का ये प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज किया। वैसे तो 2 अक्टूबर का जो दिन है गांधी जयंती का मुकर्रर है, और ये जो है साथ में उनका है
शास्त्री जी का, वो भी तय है। अब तीसरा एक आज जो है विजय पर्व है, ये बड़ा इत्तेफाक ही कहिए कि ये संयोग बना है। और हम समझते हैं कि जो प्रयास के बारे में प्रयास हुए और उनकी संस्थापना की बात हुई, तो ये आज का जो दिन है और संयोग ला रहा है कि आज हिंदुस्तान में विजय पर्व मनाया जा रहा है, बुराइयों पर अच्छाई की विजय हो रही है। गांधी जी का है, गांधी जी की जयंती, उनकी समाधि पर तमाम पुग्ग हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, राम नाम हो रहे हैं। अब अपने वो किनका, शास्त्री जी का, अब शास्त्री जी जैसी ईमानदार, शास्त्री जी जैसा नेता, माटी का लाल, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा प्रधानमंत्री अभी गद्दी पर नहीं बैठा जैसे हमारे ये थे शास्त्री जी। अभी मैं बनारस गया था, वहाँ रामनगर है एक जगह, तो वहाँ उनका मकान है, तो मैं जब जाता हूँ तो वहाँ जरूर जाता हूँ। तो पिछले साल उसमें काफ़ी गवर्नमेंट तैयारी करा रही है और सजावट उसकी स्मारक रूप दिया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ गेट भी लग गया है बहुत बड़ा, रामनगर में सामने लग गया है, उनके घर तक जाता है। अब जैसे यहाँ बात हो रही थी कि हमारे जो रीवा की धरती है वास्तव में, तो वो यहाँ जो ये धरती है कवियों की है, कलाकारों की है, साहित्यकारों को जन्म देती है। और यहाँ जो उर्वरा यहाँ की है धरती की, तो ऐसे यहाँ श्रोता भी हैं, ऐसे दर्शक भी देती आई है, ऐसा नहीं है। अब देखा जाए अगर तो हमारे यहाँ जैसे अभी प्रयास की बात हो रही है, बहुत पहले हमारे गुरुजी बताया करते थे कि पृथ्वीराज कपूर ने यहाँ रंगमंच किया था TRS में, तो इसको उपयुक्त समझा इस स्थान को, यहाँ के लोगों को, ये लोग यहाँ लाइक करेंगे इस चीज़ को, काफ़ी प्रशंसा हुई थी उसकी। और उसके बाद जो है हमारे हिरेन जी खुद ही बता रहे हैं कि 80 से हिरेन जी का आना जाना हमारे गुरु जो चिरौला वाले भी सिंह साहब हैं वहाँ हुआ करता था। उस समय मैं PhD कर रहा था, तो आप जाया करते थे, कभी कभी आपके मामा जी आते थे, बॉम्बे में थे, कहाँ थे, तो आप उनको लेकर जाते थे। तो सिंह साहब से बड़ी बातें होती थी उस विषय में। उसमें मैं छोटा था, ज़्यादा इसको नहीं समझ पा रहा था, लेकिन बाद में जब मैं आपके प्रोग्राम देखा और ये सब देखा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा आपका प्रयास है। अब जो घूम से भारी नाटक है उसके बारे में तो हमने काफ़ी प्रशंसा सुनी, काफ़ी, जहाँ देखो वहाँ लोगों ने कहा कि भाई वो तो इतना अच्छा नाटक बघेली में नहीं तैयार किया गया। नाटककार के बारे में तो हमारे अभी सिंह साहब सत्येंद्र सिंह जी ने बताया, हमारे रघुराज सिंह के पिताजी विश्वनाथ सिंह जी ने पहला नाटक दिया, तो नाटक तो दिया लेकिन ये सब ऐसे कलाकार भी दिए हमारे यहाँ जो उसको अभी अनबरत उज्ज्वला को जलाए हुए हैं। देश देश में नाम हो रहा है कि वीडियो है एक ऐसी जगह है जहाँ लोग बहुत लाइक करते हैं चीज़ों को। और यहाँ कवि सम्मेलन होते थे, हम लोग देखते थे, ऐतिहासिक कवि सम्मेलन होते, उसमें कवि सम्मेलन से पहले कल्चरल प्रोग्राम होता था, उसमें कई नाटक हुआ करते थे। शायद वीरेंद्र सिंह जी ने देखा भी हो, आपका शायद प्रोग्राम समय न रहा हो, लेकिन हुआ जरूर करते थे। बड़ा एडिशन इकट्ठा होता था, बड़ी भुरभुर प्रशंसा होती थी यहाँ की। तो यहाँ की धरती हमारी ऐसी है। अब गांधी जी के बारे में अब मैं ये चाहता हूँ कि सत्येंद्र सिंह का जो प्रयास संस्था है, तो उनका प्रयास ये अनवरत चलता रहे जब तक इनका जीवन है, शतायु हो, मैं ये भी कामना करता हूँ। और ऐसे कलाकार जो हैं इनको इकट्ठा करते रहें और रंगमंच में इनको खड़ा करते रहें, उनको चयन करते रहें। ये भी एक कला होती है, कौन कलाकार किस अपने पात्र का लायक है, ये ऐसा मामूली काम नहीं है, उसको तलाशना पड़ता है, उसका ऑडिशन देखना पड़ता है करके। तो ये एक तो मैं ये चाहता हूँ। दूसरा ये है कि अब आज जैसा, अब गांधी जी के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, सब प्रबुद्ध लड़के हैं, सब जानते हैं। गांधी जी जैसा ऐसा मतलब शालीन व्यक्तित्व का धनी मैं नहीं समझता हूँ कहीं विश्व में हुए होंगे ऐसे नेता गांधी जैसे। अब उनके सहनशीलता के बारे में कहीं कोई कहते हैं कि वो तो ज़्यादा निहाल सीधे थे, यहाँ मार दिया तो बोलते यहाँ भी मार दो, ऐसा रहा होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन ये विचारधारा में अगर आप और पीछे जाइए, बुद्ध पे जाइए, बुद्ध जी का जो चरित्र था वो तो और सहनशील थे। उनके जो भाई थे देवव्रत ने उनको बहुत परेशान किया। जब वो बैठते थे साधना में तो वहाँ से चट्टाने पटक देते पैर में, तमाम खून बह जाता था। तो लोग कहते थे कि आप बोलते क्यों नहीं, आप विरोध क्यों नहीं करते, आप राजा के लड़के हो,
बोले नहीं, सब सुधर जाएंगे अपने आप। तो ये परंपरा हमारे भारत की सहनशीलता की आज की नहीं है, बहुत समय से है। और फिर बुद्ध की विजय हुई, ऐसे गांधी जी की विजय हुई, एक वो पर्व गांधी जी का मनाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्रम जो है बना रहे और ये जमघट होता रहे रीवा की धरती पर। आए दिन इस तरह कार्यक्रम हो। इधर बहुत दिनों से आपका हुआ नहीं कार्यक्रम, योगेश जी का तो हुआ सुना, लेकिन आपका थोड़ा पीछे हो रहा है, उसको और गति दें नहीं चाहता। अब गांधी जी के बारे में एक लाइन फिल्मी गाएंगे हैं, अगर मंजूर हो। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रहे बापू तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धन्यवाद। अरे सॉरी अब ये आधुनिक उपकरण हम लोगों ने बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। सचमुच बहुत सारी चीज़ों की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया कि ये गाल में मारा गया तो ये गाल सामने कर दिया। दरअसल गांधी जी उस व्यक्ति के भीतर करुणा उपजने का पूरा इंतजाम करना चाहते थे कि करुणा उसके अंदर से जब उपजेगी तो फिर ये बदलाव अंदर से आएगा, और जब तक करुणा नहीं उपजेगी, नियम कानून अनुशासन में बंध करके कोई आदमी नहीं बदलता। जब भीतर से, तो उस करुणा के उपजने के लिए वो पूरा वातावरण तैयार कर देना चाहते थे कि उसको खुद ग्लानि हो कि मैंने ये गलत कर दिया। वो रास्ता जो सत्य और अहिंसा का, वो रास्ता जो सहिष्णुता और संवाद का है, उसके मूल में करुणा है, और करुणा ही आदमी को बदलती। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रंजना बंसल जी। वो आए आपकी करतल ध्वनियों के बीच में। आपके संचालन में आते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अध्यक्षीय उद्बोधन के अतिरिक्त मुझे अपने ध्यान में लाने के लिए, दरअसल सचमुच कोई तैयारी नहीं, मैं भी कविता पढ़ने ही आया था और दादा से निवेदन किया था। दादा की उंगलियों पे है कुछ नाम, शैलेंद्र जी हैं, हम हैं, तो वो कभी किसी को खड़ा कर देते हैं कि हाँ ये, और आपको पसंद आया, ये मेरा सौभाग्य है। सचमुच आज का ये आयोजन अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है, और हम निरंतर मिलते रहेंगे। ये नहीं कि हम अगली 2 अक्टूबर को मिलेंगे, निरंतर मिलते रहेंगे, और बहुत जल्दी कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा, कुछ उम्मीद से भी बहुत आगे का आपके सामने आएगा समय के साथ, और हीरेन दादा ही लेके आएंगे। किसी को जानने के लिए एक मुलाकात, एक उम्र काफी नहीं है, कई बार मिलना पड़ता है, तब हम जान पाते हैं। जैसे मैं जान पाया कि हीरेन दादा बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी कलम में जादू है। रंग कर्म का भी उनका जो चेहरा सामने आया, निर्देशक का जो चेहरा सामने आया, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं। ये मैं अपने को मानता मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, हीरेन दादा रंग कर्म वाले हैं, बट जब उनकी कविताएं पढ़ी तो अचंभित हो गया। अरे जब वो तूलिका संभालते हैं तो उनके जो चित्र हैं वो देखता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। उनकी फोटोग्राफी कमाल है। जब ईश्वर देता है और ऐसे मुक्त हस्त से देता है तो हीरेन सिंह ही बनते हैं फिर।
इस सभा का समापन करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब लोग यहाँ आए औपचारिक आभार के लिए। शैलेंद्र से बढ़िया कोई नाम नहीं है मेरे पास, शैलेंद्र भैया। हालांकि उनसे भी मैंने अपना एक दरखास्त करके रखी है कि आप मुझे अपने साथ जोड़ेंगे, पर आभार, औपचारिक आभार के लिए, इस प्रयास के लिए। नहीं, अब तो अध्यक्षीय उद्बोधन हो गया, फिर किसी दिन होगा। मैं गया था और हालांकि शायद मैं फ्लप करके गया था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन वहां जाके देखा मैंने और दादा के साथ बाद में सुन और बहुत सारे कौन घूमते भारी तो मैं देखा ही था और अद्भुत नाटक था। और उसी नाटक से मेरे दिमाग में आया क्यों ना बघेली में न्यूज चलाई जाए। तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, एक मेरा मित्र था हरेंद्र शर्मा, आज वो नहीं है, तो हमने और हरेंद्र ने प्लान बनाया और फिर बघेली में न्यूज़ की शुरुआत की। हालांकि बहुत दिन नहीं चल पाया क्योंकि आजकल जानते तो हैं मालिकान जो चाहेंगे वही होगा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र दादा का, रंजना जी का, देवेंद्र दादा का, सत्येंद्र दादा का, हमारे अनुज अखंड का। और बहुत अच्छी वक्ता, मैं तो सुन के मतलब हैरत में हूँ। मैं कैमरा निकालने वाला नहीं था, मैंने कहा हो गया ऐसे ही होगा, लेकिन जब बिटिया ने बोलना शुरू किया, नाम क्या आपका? स्वर्णिमा, जैसा नाम है वैसा काम है। तो बहुत अच्छा बोला। हमारे मित्र राजन है, रमजान, सोनी जी, उदित और भी जो जिनका नाम मुझे याद नहीं है, जानता नहीं हूँ, सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है बहुत जल्द हम नए नाटक के साथ फिर से आप सबके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं।